हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं जो लेक्चर लेकर आया हूँ ये है कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। और आज का लेक्चर हमें तैयार करेगा अगले टॉपिक यानी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मैं वही चीज़ें दोहराऊंगा जो आपको पहले से पता है। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बहुत आसानी से, और इंसुलेटर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं या कम करते हैं। तो जैसे जैसे कंडक्शन बढ़ती चली जाएगी, प्रॉपर्टीज कंडक्टर की तरफ जाने लगेंगी। ओके, तो ये सब क्यों होता है? कंडक्टर्स के अंदर बच्चों जितने भी ज़्यादातर जिनको हम कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं, उन सब के अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले वैलेंस शेल में जनरली। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं इनके कंपैरिजन में उनके अंदर जो वैलेंस शेल है वो ऑलमोस्ट जो है वो पैक्ड होता है। तो किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है लास्ट वाले शेल को पूरी तरीके से पैक रखने की या खाली रखने की। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनका जो लास्ट शेल है उसमें जो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर चले जाते हैं एटम को छोड़ के। ये हमारा एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होके बाहर घूमने लग जाते हैं। इस एटम से दूसरे पे चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। याद रखिएगा ये जो इस तरीके से घूमना है यही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। अब ये जो घूमना है इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस मटेरियल को छोड़ के बाहर आ जाएंगे, नहीं। घूमना अलाउड है, घर में ही घूमना अलाउड है, बालकनी में चले जाओ, छत पे चले जाओ, आपको बाहर नहीं जाना है। सो दिस इज अबाउट कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री मूवमेंट की परमिशन होती नहीं, तो इसीलिए ये कंडक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि इंसुलेटर्स का एग्जांपल हो सकता है वुड है, उसके अलावा रबड़ है, ये सब। और कंडक्टर्स में आपका एग्जांपल हो सकता है जैसे सिल्वर है, कॉपर है, इसके अलावा एल्यूमिनियम है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये तो पुरानी नॉलेज होगी। अब मैं आपको नई नॉलेज देता हूँ, इसमें क्या सीखेंगे हम। तो आइए बच्चों हम इसको हेडिंग दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स हमारे चैप्टर के हिसाब से, यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज यदि दिया गया है तो वो सरफेस पे आ जाएगा। मतलब कंडक्टर की वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता। जो भी फालतू चार्ज होगा, एक्स्ट्रा चार्ज होगा, एक्सेस चार्ज होगा, वो हमेशा सरफेस पे आ जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो सरफेस के अंदर जैसे ही आप घुसेंगे आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा अंडर स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन क्या है बच्चों? स्टैटिक सिचुएशन का मतलब है आप कंडक्टर में से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड या लगातार करंट पास नहीं करवा रहे हैं, स्टैटिक सिचुएशन है। ओके, तो नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। तो अगर आप जबरदस्ती कुछ चार्ज डाल दें, खेल करने लगे, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, अंदर ठूस ठूस के भर दिया, कहीं माइनस कोई भी चार्ज, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ भी है, तो क्या होगा बच्चों? जो भी यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो ये वाले जो 2 नेगेटिव हैं ये बराबर अमाउंट में इक्वल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रिपेल करके बाहर भिजवा देंगे। यानी यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे या आसपास बैठे किसी 2 इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे और वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा तो न्यूट्रल हो गया, है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो चार्ज अंदर दिया था वो बाहर आ गया। सेम चीज़ होती है बच्चों पॉजिटिव चार्ज के साथ। जैसे ही आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज फोर्सिबली यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, लगाएंगे, इंड्यूस करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो बराबर अमाउंट में वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच के यहाँ आके इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और वहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फरार हो गए वहाँ से, तो यहाँ पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली ये चीज़ तो न्यूट्रल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज एक तरीके से इनडायरेक्टली बाहर ही आ गया। तो ये सब देखने को मिलता है कंडक्टर्स के अंदर। तो बच्चों नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर मस्ट बी 0। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0, इज ऑल्सो 0। तो मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है
अब देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, नेट चार्ज ज़ीरो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा बच्चों। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस ले लूँ, और भाई गॉसियन सरफेस में तो हम ये समझते हैं कि हमारा ई डॉट डेल्टा एस, ये तो हमारी नेचुरल फ्लक्स वाली डेफिनेशन है, ये जो होता है दिस इज क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अगर क्यू नेट ही ज़ीरो हो गया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इफ दिस इज ज़ीरो, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो ही आएगा फिर इक्वेशन से, है ना। पिछले चैप्टर में हमने ऐसा बहुत कुछ किया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें, मान लीजिए इसी कंडक्टर को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ये हमारा बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तब क्या होगा? क्या तब भी अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा? तो बच्चों जैसे ही आप इस कंडक्टर को इस एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में लाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आर पार करके तो निकलेगा ही। ऐसा नहीं है जब हम ये बोल रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आर पार जा ही नहीं सकता, ये निकलेगा। लेकिन ज़ीरो कैसे होगा, देखिए ये समझते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करके अंदर से जाने लगेगा, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाता है, नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में धकेल देता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बैठे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को उल्टी डायरेक्शन में धकेल देगा, यानी वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब जैसे ही चार्ज सेपरेट होंगे तो अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और उसे हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है वैल्यू में, और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है। तो ये ई नॉट और ई आई कैंसल आउट होके अंदर बना देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो बच्चों किसी कंडक्टर को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है। कैसे ज़ीरो रहता है मैंने आपको समझा दिया। ये मत समझिए कि फील्ड जा ही नहीं सकता, आर पार जा सकता है, लेकिन इस तरीके से चार्जेस के सेपरेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। क्यों? इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, thus the net electric field inside the conductor becomes zero। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं बच्चों। थर्ड बिल्कुल रिपीट है, मैं डिटेल में जाऊंगा ही नहीं, थोड़ी मेहनत कर लेना। कोई भी कंडक्टर है बच्चों, अगर उस पर आपने चार्ज रख दिया है ना, सरफेस पे चार्ज रख दिया है ऐसे, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आप हमेशा नॉर्मली बनाएंगे, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पे अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री नहीं हो सकती, टेंजेंशियल वगैरह नहीं होगा। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। इफ दिस इज नॉट सो द कंडक्टर विल हैव अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल टू द सरफेस, है ना। और एक सरफेस करंट आ जाएगा जो कि स्टैटिक सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। बच्चों हम बार बार बोल रहे हैं सरफेस, कंडक्टर के केस में सरफेस का मतलब क्या है? जो हम बोल रहे हैं कि चार्ज सरफेस पे रहेगा, ये सरफेस क्या है, कितना मोटा सरफेस है? ये बच्चों बहुत ही पतला है, इस तरीके से 4 से 5 एटम की डेप्थ की लेयर, नॉट मोर देन दैट, उसी को हम सरफेस बुला रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। बच्चों देखिए, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ई डॉट डेल्टा आर। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा। सो डेल वी इज इक्वल टू ई डेल आर, या फिर इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हम इसको लिख देते थे डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये सब कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला था पार्शल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस डेल वी बाय डेल आर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर ओनली व्हेन आर और ई जो है दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ क्या है बच्चों, देखो अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अभी अभी हमने पढ़ा है सेकंड पॉइंट में, तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन में जीरो आ जाएगा। और किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? व्हेन द क्वांटिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो होना ही चाहिए। तो ये भी बात कहना गलत नहीं होगा कि पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम में
पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो V इज अ कांस्टेंट फॉर एनी कंडक्टर इनसाइड द वॉल्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, और जो उसकी वैल्यू अंदर है वही वैल्यू उसकी बाहर होगी। ये हमने एक शेल के लिए तो प्रूव किया ही था पिछली क्लासेस में। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। बच्चों, किसी भी कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पे, सरफेस से हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा, आप इसे गॉसेस लॉ से प्रूव कर सकते हैं, बड़ा आसान है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, किसी भी शेप का कंडक्टर है उसके सरफेस पे अगर चार्ज है, इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती हैं, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे। तो बच्चों, शील्डिंग का मतलब क्या होता है? बचाना, प्रोटेक्ट करना। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बचा देंगे, चिंता मत करिए। इसका मतलब क्या है? कोई भी, मान लीजिए हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, उसके अंदर हमने एक कैविटी बना दी, छोटा सा हमने वॉल्यूम उसका कट करके बाहर निकाल लिया, 3 डायमेंशनल है ये। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कंडक्टर चार्ज भी हो जाए या आप इसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में भी रख दें, तो भी बच्चों कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, वट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी, वट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर ऑन द आउटर सरफेस। इसको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये काम कैसे करते हैं? वही बात है, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। आप जो भी चार्ज डालेंगे, चाहे आप फोर्सिबली इंजेक्ट कर दें, वो भी घूमते घामते बाहर ही आ जाएगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज़ टू बी जीरो। अब इसकी हमने क्या एप्लीकेशन निकाली है बच्चों? इंसानी दिमाग है, कोई भी चीज़ अगर हमें इंटरेस्टिंग लगती है तो हम उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बना देते हैं। इसका जो सबसे अच्छा है वो क्या है? हम अपने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बचाते हैं। मान लीजिए आपका वोल्ट मीटर वगैरह कुछ है, तो इसके अंदर की जो भी सर्किटरी है बच्चों, अगर आप ये डब्बा खोल के देखें तो वोल्ट मीटर आपको अंदर से बस इतना सा ऐसा कुछ दिखाई देगा। उसको हम एक मेटल के डब्बे में रखते हैं और वहाँ से फिर वो बाहर से दिखता है आपको। तो ये जो मेटल है, दिस इज़ अ कंडक्टर। अब ये कंडक्टर, इसको बाहर अगर कोई करंट जा रहा है, कहीं से कुछ है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको बचाएगा, है ना, प्रोटेक्ट करेगा इस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों पोलराइजेशन पे। ये क्या है बच्चों? ऐसा कुछ कुछ केमिस्ट्री में भी आपने देखा है। पोलराइजेशन क्या है बच्चों? हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से किसी भी चीज़ में अगर एक नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस कर दें, डायपोल मोमेंट याद है ना आपको? स्मॉल p वेक्टर हमने पढ़ा था, 2a इंटू क्यू, है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से हम किसी में डायपोल मोमेंट इंड्यूस करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग ही। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके। हमारे पास 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जैसे कि वाटर एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए यहाँ है, और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे O2 माइनस होगा, 2H प्लस होगा, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते, थोड़े से अलग रहते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते। तो ऐसे करने से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा पोलर कहलाता है। यानी इसके हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट है, ऐसे करके रैंडमली ओरिएंटेड है। तो बच्चों ये जो एक पूरा का पूरा आपने ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए इस तरीके से, हर एक की अपनी अपनी ऐसे डायपोल मोमेंट है, लेकिन जब आप इसको नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो एवरेज डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगी। लेकिन मॉलिक्यूल्स अपने आप में इंडिविजुअली एक नेट डायपोल मोमेंट रखते हैं। अगर हम अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें यहाँ ऐसे, तो जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था दैट वाज विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू रख दूँ, नॉन जीरो हो जाए, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? जो बाहर से आ रहा है, ई नॉट। तो उससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये तो पॉजिटिव को अपने साथ ले जाता है, तो ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से बच्चों अलाइन हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव वाला पार्ट घूम के थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ले जाना चाह रहा है भाई ले जाए, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, पॉजिटिव उधर हो जाएगा, पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे। तो ये हाल होता है बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स का। नॉन पोलर में क्या होता है, इसमें पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ रहते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं ऐसे, है ना। तो इनका भी जो डायपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल हो गया जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब एक तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों, तो क्या होगा, ये भी इसी तरह खिंच के ऐसे हो जाएंगे। पॉजिटिव जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाना चाहता है ले चल भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सॉफ्ट है। तो यहाँ पर भी एक नेट डायपोल मोमेंट आ गई बच्चों। अब देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो भी इधर है ना, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बच्चों पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों में ही दे डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में है। और ये जो पोलराइजेशन है इसको मेजर करने का भी एक तरीका है, ये देखते हैं। इसके लिए हमने बनाया है पोलराइजेशन वेक्टर, कैपिटल P वेक्टर बच्चों। ये क्या है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम बच्चों, ये जो आपने अभी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखे थे, ये भी जिस भी एलिमेंट से, मटेरियल से मिलके बने होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। सो डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इसकी जो डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन जैसे मैंने बताया अलोंग एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, जिधर वो उसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन मानी जाएगी। चलिए बच्चों, अब ये सारा जो तामझाम पड़ा पोलराइजेशन का, क्यों पढ़ रहे हैं ये देखते हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक्स। बच्चों डाई इलेक्ट्रिक्स जो है ये एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं। तो फिर भाई इनको इंसुलेटर ही बुला लो, इतना ये तामझाम, इतना फैंसी सा नाम क्यों रखा है। देखिए बच्चों, ये नाम जो है ग्रीक से आया है, डाया प्लस इलेक्ट्रिक। डाया मतलब थ्रू, पास होने दे, अपने थ्रू जाने दे, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने दें वही है डाई इलेक्ट्रिक्स। और ऐसा करने पे क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी। तो डाया इलेक्ट्रिक्स इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर। डाया इलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर्स हैं जिनमें पोलराइजेशन अच्छी खासी हो जाती है। सो डाई इलेक्ट्रिक जो है एक तरीके से सब कैटेगरी है इंसुलेटर की। इंसुलेटर बहुत तरीके के हो सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, नॉन डाई इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स विच कैन बी पोलराइज्ड व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू देम। एज अ रिजल्ट इनमें चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, और एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है। तो यही है डाई इलेक्ट्रिक बच्चों, इसको लिख लेना। अब मैं आ रहा हूँ इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन डाई इलेक्ट्रिक। समझ गए ना बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है, एक तरह के इंसुलेटर हैं जिनमें पोलराइजेशन पॉसिबल है अच्छी खासी। हर तरीके के इंसुलेटर में पोलराइजेशन नहीं हो सकती। ओके, तो अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये मैंने कोई इस तरीके से एक डाई इलेक्ट्रिक ले लिया। डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं, एयर एक डाई इलेक्ट्रिक है, वाटर भी एक तरह का डाई इलेक्ट्रिक है। तो कुछ भी मैंने इस तरीके से इमेजिनरी ले लिया, और मैंने जो बाहर से फील्ड भेजा है वो है ई नॉट, ये इस पर अटैक करेगा। अब देखिए क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको आर पार करके निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तो प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव चार्ज को चल भाई साथ चल, और नेगेटिव वाले को पीछे धकेल देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने पिछले बताया था अभी कि ये इनकी ओरिएंटेशन बदल जाती है, सारे के सारे पॉजिटिव उस तरफ घूम जाएंगे, ऐसे होने लगेगा। इतना स्ट्रांग भी बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है कि ये जो है पॉजिटिव को अपने साथ घसीट के ही ले जाए, बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक से बाहर निकाल के भगा के ले जाए, ऐसा नहीं है, सिर्फ थोड़ी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी।
तो बच्चों इसमें क्या खास बात है, बहुत खास बात है। देखो अगर आप इतने सेक्शन पे नज़र डालें तो ये बच्चों न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो इतने वाला हिस्सा है जिसको हम सरफेस बुलाते हैं, 4-5 एटम की जो लेयर्स है, उसमें एक तरह का नेगेटिव चार्ज रह गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो इसको हम बुला लेते हैं कि एक भाई सरफेस पे चार्ज आ गया है, और सरफेस है तो हम सिग्मा यूज़ कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, उसको मैं बोल देता हूँ सिग्मा आई, और राइट साइड वाले पे बोल देता हूँ सिग्मा आई प्लस, यहाँ नेगेटिव लगा लेते हैं। अब बीच वाले हिस्से को मैं रब कर देता हूँ, न्यूट्रल है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये ऐसे बंद नहीं हो जाएगा, मैं ऐसे थोड़ा डायग्राम साफ दिखे। ओके, तो बच्चों चार्ज की जो सेपरेशन है उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने बड़े एरो नहीं लगाने भाई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो बाहर वाला है ये तो जा ही रहा है अंदर से, इसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है ना, पास है इनके पास। ओके, ये तो ऐसे जाएगा ही। अब ये जो है नोट, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, और ये इंड्यूस्ड वाला है इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगा। बहुत खास बात है बच्चों, कंडक्टर में जीरो बन जाता था, क्योंकि कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड होता था ये बहुत ज़बरदस्त होता था, ये इसका मुकाबला करता था, लगभग बराबर ही हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट बड़ा है ई आई से, तो क्या होगा बच्चों, अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नॉट माइनस ई आई, है ना। ये बड़ा है तो डायरेक्शन नेट जो है वो इसी के अलॉन्ग रहेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से बच्चों डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। सो ड्यू टू पोलराइजेशन द डाई इलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सर्फेसिस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई प्लस एंड सिग्मा आई माइनस। अब ये जो ई आई इंड्यूस्ड आया है इसको भी मैं लिख लेता हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैंने भी बताया था 5th पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अगर सरफेस पे चार्जेस हैं तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और इनको हम सरफेस के चार्जेस ही मान रहे हैं, 4-5 एटम की लेयर के अंदर हैं बस। तो ये हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, आने वाले टॉपिक्स के लिए। बच्चों नेक्स्ट मैं एक नई टर्म लेके आया हूँ, अपनी जेब से मैंने निकाली अभी अभी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, टंग ट्विस्टर, ससेप्टिबिलिटी। ध्यान से समझना बच्चों, ये टर्म फिर से आएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बन के 5th चैप्टर में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या है देखो, जो हमारा बच्चों पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ऐसा देखा गया है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। आप कहोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, मैं जल्दी से याद दिला देता हूँ, अभी तो अब क्या है, ई नेट जो है ई नॉट माइनस ई आई, है ना, पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के अंदर आया था। ऐसा देखा गया है जितना ज़्यादा ई नेट होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन वेक्टर यानी डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम होगा। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है बच्चों तो ये कांस्टेंट आ जाता है, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल फ्रैक्शन नहीं है, काय, इसको कहते हैं काय एप्सिलॉन नॉट। ये एक तरीके से दोनों ही कांस्टेंट आ जाते हैं। ये सब आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, आप इसे एज ए फैक्ट याद रखेंगे। ये हमारा काय है, काय ही है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो काय क्या हो गया बच्चों, पी बाय एप्सिलॉन नॉट ई नेट, आप चाहें तो वेक्टर के साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है ना। तो काय का मतलब क्या है भाई, मैथमेटिकली तो देख लिया, जितना ज़्यादा काय होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा बच्चों डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली पोलराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ई आई आएगा, उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो ये हमारा काय का फिजिकल मीनिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों एक ऐसा टॉपिक जो जनरली चैप्टर 1 में कराते हैं, लेकिन उसका लेना देना मेनली चैप्टर 2 से ही है। आइए देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये के नहीं है, इसको हम बुलाते हैं कापा। कापा साइंस लेने के बाद आप लोग काफ़ी कुछ सीख गए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एप्सिलॉन कापा काय। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों, देखो ये वर्ड ही डाइलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे फर्स्ट चैप्टर में कैसे पढ़ा दें। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये एक डाई इलेक्ट्रिक यानी एक इंसुलेटर जिसमें पोलराइजेशन हो जाती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों,
क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, ये जो कापा है ये रेशियो है, किसकी रेशियो है बच्चों, जो बाहर से आपने फील्ड लगाया था वो ई नॉट बाई ई नेट, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है ई नॉट बाय ई नेट, ऐसे दोहराते रहिए ई नॉट बाय ई नेट, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमरेटर में कौन था डिनोमिनेटर में कौन था, ई नॉट बाय ई नेट। तो ई नॉट और ई नेट क्या था बच्चों, ये तो आपको पता ही है ना, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रेशियो है बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब बच्चों एक रिलेशन आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कापा में, ये भी आपको याद रखना है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कापा इज 1 प्लस काय यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसकी मैं जल्दी से फटाक से डेरिवेशन करा देता हूँ, जल्दी से देखिएगा बच्चों। देखो बच्चों, अभी अभी मैंने लिखा था ई नेट जो होता है, एक तो राइटिंग ई नेट, ये बच्चों ई नॉट माइनस ई आई आता है, अभी अभी पढ़ा है। और ये जो बच्चों ई आई है इसको हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के लिए ट्रू होता है, या किसी भी एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक के लिए भी ट्रू कर सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप पी बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, ये है जो आपको रटना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सिग्मा आई को पी क्यों लिखा गया है इसके बारे में डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इसे एज अ फैक्ट याद रख लीजिए। जितना ज़्यादा वैसे पोलराइजेशन होती है उतना ज़्यादा चार्ज आ जाता है, ऐसे इसके हम कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे, ई नेट ई नॉट माइनस, अब बच्चों पी मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में ये होता है काय एप्सिलॉन नॉट ई नेट, और ये एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा ई नॉट माइनस काय ई नेट। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये एक्सप्रेशन है, ई नेट कॉमन ले लें, सो ई नेट प्लस काय ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट। अब ध्यान से देखना बच्चों, हो ई नेट जो है 1 प्लस काय इज इक्वल टू ई नॉट, है ना। अब यहाँ से आगे देखो क्या होगा, 1 प्लस काय तो आ चुका है, सब कुछ ही आ चुका है भाई, और ई नॉट इसको नीचे भेजिए बाई ई नेट, ये क्या होता है, ये तो कापा होता है ना, बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो आ गया कापा इज इक्वल टू 1 प्लस काय। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, हो जनरली कभी पूछी नहीं जाती, बट स्टिल यू शुड नो, कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काय ससेप्टिबिलिटी। बच्चों अब आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन, दरअसल इसी डेफिनेशन की वजह से इसको कई बार फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों रेशियो होती है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक होगा अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, इसको भी कापा बुलाते हैं, है ना। तो दो चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है वो ज़रूर असर डालेगा इस बात पे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चल रहा है और कितनी फोर्सेस एक्सर्ट होंगी, है ना। तभी हमने कूलम्स लॉ में देखा था कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बच्चों ये हमें मिल गया कापा का दूसरा फॉर्मूला। अब एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की बात करी दी है तो फिर हम यहाँ पे फोर्स वाला फॉर्मूला भी ले आते हैं। बच्चों देखो कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है एप्सिलॉन नॉट के, कोई और मीडियम है तो उसका एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। वैक्यूम है तो ही नॉट लगा सकते हैं। तो अगर आप कापा को फोर्स की टर्म्स में लिखो तो ये उल्टा हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when there is a medium। ओके, इस पे बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि किसी चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें 80 दिया हुआ है, जैसे वाटर का 80 होता है, तो जब उनके बीच में वैक्यूम है तो फोर्स है 10 न्यूटन, तो बताइए तब फोर्स कितनी होगी जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जाए दोनों चार्जेस के बीच में, तो F इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के, ऐसे करके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो बहुत छोटे छोटे। नेक्स्ट आता है बच्चों आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
बच्चों देखो, अभी अभी हमने बात की है कि हम किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल्स को ऐसे अपनी तरफ अलाइन कर लेता है, पॉजिटिव उधर नेगेटिव इधर, है ना, हल्का सा घूम जाते हैं। लेकिन अगर हम इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें कि भाई साहब ये जो नेगेटिव हैं ये सारे एटम से टूट के बाहर ही आ जाएं और ये सारे पॉजिटिव अकेले आयनाइज्ड एटम्स रह जाएं, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है उसका सब्र का बांध टूट गया है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन हो गया है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे फर्स्ट क्लास घूम सकते हैं, है ना। अब वो इंसुलेटर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम से डिटैच कर दिए। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये डिटैच हो जाएंगे, दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट एटम्स एंड द डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे वरना डाइलेक्ट्रिक खराब हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो झेल सकता है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट अ ब्रेकडाउन, या जस्ट ब्रेकडाउन होने वाले हो, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या है बच्चों? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can exist inside a dielectric without causing a breakdown is called dielectric strength। और अगर हो गया ब्रेकडाउन तो भाई डाइलेक्ट्रिक तो बन चुका है कंडक्टर, अब वो आपकी बात नहीं मानेगा। और इसकी यूनिट्स क्या होंगे बच्चों? ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मेजरमेंट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम हो सकता है, वोल्ट पर मीटर हो सकता है, यहाँ पे हम वोल्ट पर मीटर यूज़ करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ये जो मैंने आज आपको सिखाया है यही काम आने वाला है हमारे चैप्टर के लास्ट सेक्शन में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, विच इज़ कैपेसिटर्स। बाय बाय।